बच्चों, एक बार रिवीजन करते हैं, फिर एग्रीकल्चरल इनकम का कॉन्सेप्ट आज पूरा कंप्लीट करना है। ठीक है, प्लीज लिसन, सभी लोग ध्यान दो। ये देखो, 5 वेज ऑफ इनकम बताओ। इनकम फ्रॉम सैलरीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। टोटल को क्या बोलते हैं? ग्रॉस टोटल इनकम में से डिडक्शंस अंडर चैप्टर 6A माइनस करने पे आपको नेट टोटल इनकम मिलता है। ओके, अच्छा, जो नेट टोटल इनकम है, इस पे आप जब टैक्स निकालते हो तो आप स्लैब रेट चूज करते हो। इंडिविजुअल एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, इनके स्लैब रेट्स क्या है? 2.5 लाख तक, 2.5 लाख तक 0, 2.5 से 5, 5%, 5 से 10, 20%, और 10 के ऊपर 30%। ठीक है, यही अगर सपोज कोई इंडिविजुअल सीनियर सिटीजन है तो रेट क्या हो जाएगा? 2.5 लाख की जगह 3 लाख से स्टार्ट करोगे। बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट विल बी 3 लाख। और अगर वेरी सीनियर सिटीजन है तो 5 लाख से स्टार्ट करना है। 5 लाख तक 0% है, फिर आगे का सब सेम ही है, कॉपी किया उन्होंने। अच्छा बच्चों, कैन यू टेल मी टैक्स में से रीबेट कब मिलता है? रीबेट का सेक्शन 87A, रीबेट के 3 कंडीशंस: रेसिडेंट, इंडिविजुअल, नेट इनकम अप टू 5 लाख। कौन सी इनकम में से रीबेट नहीं मिलता है? बट 112A वाले इनकम से रीबेट नहीं मिलता है। 112A वाला जो इनकम है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उधर ऑलरेडी आप एग्जम्पशन ले रहे हो 1.25 लाख पर एनम का, तो इसलिए वहां से रीबेट आपको माइनस नहीं करना चाहिए। ठीक है, रीबेट बहुत जिनका इनकम कम है उनको मिलता है, और अगर जिनका इनकम ज्यादा है उनको सरचार्ज अलग से हम लोग और टैक्स पे टैक्स ऐड करेंगे। सरचार्ज के रेट्स याद है? बता सकते हो? इंडिविजुअल एचईएफ, एओपी, बीओआई, एजेपी, ये कैटेगरी के लिए सरचार्ज 50 लाख तक 0%, 50 लाख से 1 करोड़ 10%। सबको लर्न है ना? ओके, बताओ, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, और 5 करोड़ के ऊपर 37%। ये जो लास्ट के दो रेट्स है 25 37, इनको एनहांस सरचार्ज बोलते हैं। 4 इनकम पे एनहांस सरचार्ज इज नॉट एप्लीकेबल। डिविडेंड 112A, 111 है, ये 4 इनकम पे आपको सरचार्ज लगेगा, बट एनहांस सरचार्ज नहीं लगेगा, विच मीन्स मैक्सिमम सरचार्ज एप्लीकेबल हियर इज ओनली 15%। ठीक है, उससे ज्यादा नहीं जा सकता। ओके बच्चों, सरचार्ज ऐड करने के बाद जो भी आपका बैलेंस अमाउंट आएगा, ये बैलेंस अमाउंट पे आपको लास्ट में 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करना है। टीडीएस या एडवांस टैक्स कुछ पे किया तो उतना एडजस्ट हो जाएगा, फाइनल आपका टैक्स लाइबिलिटी निकलेगा। इज इट क्लियर? अच्छा, आप लोग मेरे को थोड़ा बता सकते हो, कैपिटल गेन्स और आईओएस में थोड़ा सा कुछ कुछ केसेस में स्पेशल रेट्स ऑफ टैक्स होता है। कैपिटल गेन्स में बता सकते हो 112, 112A एंड 111A के रेट्स? 12.5%, 12.5%, 1.25 लाख का एग्जामिशन 20%। ठीक है, 112 का स्पेशल केस याद है? रेसिडेंट, इंडिविजुअल या एचईएफ ने 23/7/24 के पहले लैंड या बिल्डिंग या दोनों में से कुछ अगर एक्वायर करके बाद में सेल किया है तो उनको टैक्स क्रेडिट 20% विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन, विच इज लोअर। आई होप दिस इज क्लियर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स क्रेडिट सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स लिखा है, नॉर्मल स्लैब रेट्स। ठीक है, बट शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A वाला 20%। ठीक है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में मैंने आपको कैजुअल इनकम डिस्कस करके बताया था, कैजुअल इनकम पर टैक्स क्रेडिट 30%, और जो ऑनलाइन गेम्स कोई अगर जीतता है तो उस पर भी 30% होता है। अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड अनडिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ इनकम, बाइफर्केशन बताओ। अनडिस्क्लोज सोर्सेस पे 60% प्लस effectively 25% is on 60% and 4% is on 60 plus 25। करेक्ट है? ठीक है, effectively कितना हो रहा है? 78% तक आपका टैक्स जाएगा। सारी चीजें बता दी मैंने आपको। ठीक है, थोड़ा और बेसिक चीजें थोड़ा और क्लियर करो ना बच्चों। अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, जो हमारा अनएग्जॉस्टेड है वो हम लोग माइनस कर सकते हैं ना यहां से। 112, 112A, 111A, ये किसको मिलता है बेनिफिट?
रेसिडेंट इंडिविजुअल एंड रेसिडेंट एचईएफ को ही बेनिफिट मिल सकता है। आपको टेबल याद है जो मैंने एक समरी लिखा के दिया था, है ना? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचईएफ, नॉन रेसिडेंट। बता सकते हो रीबेट 87A का किसको मिलता है? सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल, बाकी दो में नहीं मिलेगा, एचईएफ को नहीं मिलता है, ठीक है? और अनएग्जॉस्टेड लिमिट का बेनिफिट रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचईएफ को मिलता है, नॉन रेसिडेंट को नहीं मिलता है। इज इट क्लियर? अच्छा खासा अपना रिवीजन हो चुका है और मेरे को लग रहा है कि आप थोड़ा आप यूज टू हो चुके हो ये सब चीजों को। ये जो भी हम लोग रेट्स डिस्कस कर रहे हैं इतने टाइम से, इतने दिनों से, ये कौन से रिजिम का है? ओल्ड रिजिम का है। न्यू रिजिम एंड में डिस्कस करना है, अभी हम लोग सिर्फ ओल्ड रिजिम को डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर है? अभी तक सब कुछ अगर आप बोल रहे हो क्लास में, मतलब यू आर गुड टू गो, आपका एकदम सही ट्रैक पे जा रहे हो आप, ठीक है? अच्छा बच्चों, हैविंग सेड दिस, कल मैंने आपको एक पॉइंट जस्ट स्टार्ट किया था, आज उसको कंप्लीट करेंगे। एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है? लिसन वेरी वेरी केयरफुली बच्चों, देखो क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। एग्रीकल्चरल इनकम जो है इसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, ठीक है? प्रमोट करती है, इसका मतलब ऐसा है अगर कोई पर्सन ने एग्रीकल्चर से पैसा कमाया है तो उस इनकम पे टैक्स नहीं लगता है, 0% टैक्स रेट है, ठीक है? वाई इज इट सो? थोड़ा इस पे चर्चा करते हैं। कल मैंने बताया था शॉर्ट में, बट अभी थोड़ा और डिटेल डिस्कशन करना है। बताओ, कोई सोच के बता सकता है क्या लॉजिक है एग्रीकल्चर इनकम को एग्जाम कर रहे हैं? फार्मर्स को प्रमोट करना है, ठीक है? इंडिया में टोटल इकोनॉमी को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो 3 सेक्टर्स है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। डू यू नो दिस? प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आते हैं, और टर्शरी में सर्विस सेक्टर, ठीक है? बच्चों द पॉइंट इज, बहुत सारे लोग प्राइमरी सेक्टर से निकल रहे हैं आजकल क्योंकि उनको लगता है कि प्राइमरी सेक्टर में पैसा नहीं है। इमेजिन दिस हैपनिंग इन आवर कंट्री कि बहुत ज्यादा लोग जो प्राइमरी सेक्टर से निकल रहे हैं अगर सेकेंडरी और टर्शरी में जाएंगे तो प्राइमरी सेक्टर जो बहुत बेसिक सेक्टर है जिसका यूज हर सेक्टर में होता है, वो मतलब वहां पे अपना प्रोडक्शन वगैरह बहुत ड्रॉप हो जाएगा। टू प्रमोट दिस हम लोग एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स फ्री रख रहे हैं, और इसका एक मेजर रीजन ये है जो भी मैक्सिमम फार्मर्स है उनको गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाना चाहती है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पर्सन इसका मिसयूज कर रहा है, ठीक है? इसलिए कल भी मैंने आपको बताया था अगर आप बहुत प्रोसेसिंग वगैरह कर रहे हो और जो बेसिक क्रॉप है उसका कैरेक्टर नेचर चेंज कर रही है आपने, तो आपको टैक्स लगेगा, है ना? फिर से रिपीट करके एक्सप्लेन कराओ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, ठीक है? टोमेटोस ग्रो किया, पोटैटोस ग्रो किया, ये चीज को ग्रो करने पे, आपको सेल करने पे, ग्रो करके सेल करने पे टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है? बट अगर सपोज आप टोमेटोज या पोटैटोज या कोई भी चीज ग्रो करने के बाद उसका नेचर चेंज कर रहे हैं, व्हाट इज मीनिंग ऑफ नेचर चेंज करना? फॉर एग्जाम्पल टोमेटो केचप एक अलग प्रोडक्ट हो गया टोमेटो से, उसका नेचर ही चेंज हो चुका है। नेचर चेंज हो चुका है, उसका मीनिंग ये है कि मार्केट में मैं अगर टोमेटो केचप मांगूंगा तो मेरे को कोई टोमेटो नहीं देगा, दोनों अलग चीज है ना? अगर मैं पोटैटो चिप्स मांगूंगा तो कोई मेरे को पोटैटो नहीं देगा, बोथ आर वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर आपने इतना नेचर और कैरेक्टर चेंज कर दिया चीज का जिससे वो एक नई चीज बन गई पूरी तरीके से, तो वहां पे एग्रीकल्चरल इनकम उसको बोल के आप टैक्स एग्जम्पशन एंजॉय नहीं कर सकते, अब वो टैक्स लेवी होगा वहां पे। अंडरस्टूड? बेसिक जो आपने जमीन से जुड़े हुए ऑपरेशंस किए और वो क्रॉप को मार्केट में सेल करने तक आपने कुछ और एक्स्ट्रा काम किया, जैसे कि कचरा हटाया, है ना, वीडिंग किया, विनोइंग किया, ये सारे काम अगर करते हो चीज को मार्केटेबल करने के हद तक, नेचर चेंज नहीं किया चलेगा। द मोमेंट यू आर चेंजिंग द बेसिक नेचर ऑफ द ओरिजिनल गुड्स, तो क्या होगा? तो वहां पे उसको एग्रीकल्चरल इनकम का एग्जम्पशन एंजॉय करने नहीं मिलेगा। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, ठीक है? अच्छा अब आते हैं यहाँ पे, इस चार्ट को ढंग से पढ़ते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं। एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है? एक एक वर्ड में पिक करके डिटेल में बता रहा हूं बच्चों, बिकॉज इसको एकदम अच्छे से अभी इस यूनिट में पढ़ना है। क्या लिखा देख लो अच्छे से। एक तो एग्रीकल्चरल इनकम में रेंट भी आता है और रेवेन्यू भी आता है। दीज आर टू डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। रेंट मतलब मेरे पास एक जगह थी, वो जगह मैंने रेंट पे दे दी एक फार्मर को, और वो फार्मर उस जगह को एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो मैं जो रेंटल इनकम कमा रहा हूं जगह से, वो भी एग्रीकल्चर के पर्पस को मैं प्रमोट करने के लिए दे रहा हूं, दैट्स व्हाई वो इनकम भी एग्जम्प्ट है ना? मतलब जो जगह का मालिक है जिसने किसी फार्मर को फार्मिंग पर्पस के लिए दिया है, वो जो रेंटल इनकम कमा रहा है, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
ठीक है। अच्छा, और रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब जो फार्मर ने रेवेन्यू कमाया कौन सी चीज से, फार्मर जो क्रॉप ग्रो करके उसको सेल कर रहा है, उसका जो रेवेन्यू है वो भी एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, क्योंकि उसका तो प्योर एग्रीकल्चर से कमाई हो रही है। ठीक है। रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट, जमीन इंडिया में सिचुएटेड होना चाहिए। बहुत बार आपको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन में लिखा जाएगा कि कोई पर्सन ने सपोज नेपाल में जगह खरीदी और वहां एग्रीकल्चर कर रहा है। भाई नेपाल में जगह खरीद के आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, अपने कंट्री का इकोनॉमी का क्या फायदा, कुछ नहीं होगा। आप अपने कंट्री में कर रहे हो क्या, इंडिया में लैंड सिचुएटेड रहना जरूरी है। समझ में ये बात, ठीक है। फिर से बता रहा हूं, रेंट और रेवेन्यू डिराइव फ्रॉम लैंड सिचुएटेड इन इंडिया एंड यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस। ठीक है। तो ये तीन कंडीशंस यहां लिखे हैं, एक तो रेंट या रेवेन्यू, जमीन से आपने डिराइव किया, या तो रेंट या तो रेवेन्यू। लैंड कहां होना चाहिए, इंडिया में, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। लेट मी क्लैरिफाई दिस अगेन, तीन कंडीशंस है, जगह से रेंट या रेवेन्यू मिल रहा है, या तो रेंट या तो रेवेन्यू, दोनों भी क्लैरिफाई किया मैंने। रेंट मतलब जगह किराए पे देना, रेवेन्यू मतलब आप वो जगह से पैसे कमा रहे हो, चीज को ग्रो करके सेल कर रहे हो, फार्मर का प्रॉपर जो बिजनेस है उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, राइट। अच्छा, वो जमीन कहां होना चाहिए, इंडिया में। इंडिया की बाहर की जगह को गवर्नमेंट क्यों प्रमोट करेगी भाई, हम लोग हमारे कंट्री में जो है एग्रीकल्चर का काम हो रहा है उसको हम लोग प्रमोट करें। इंडिया के बाहर कोई कुछ भी करे हम लोग उसको बेनिफिट नहीं देने वाले। अगर इंडिया के बाहर कोई करता है तो इन दैट केस हम लोग उसको एग्जाम नहीं करने वाले। डिस्कशन और होगा आगे जब रेसिडेंशियल स्टेटस सिखाऊंगा। थर्ड पॉइंट, लैंड मस्ट बी यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पसेस। ठीक है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपने उस पर काम करना चाहिए। एक कंफ्यूजन क्लियर कर रहा हूं यहां पे, लैंड हैज टू बी सिचुएटेड इन इंडिया। इंडिया में कहां पे, रूरल एरिया में या अर्बन एरिया में। यहां पे इंडिया लिखा है ना, ये इंडिया का मतलब क्या निकालोगे, रूरल एरिया और अर्बन एरिया। कुछ नहीं लिखा है मतलब सब आएगा, खुद से लॉ मत बनाओ। ठीक है, वो मैंने कल आपको सिखाया था रूरल लैंड किसको बोलते हैं और अर्बन लैंड किसको बोलते हैं, आज उसका यूज होगा बट यहां नहीं। ठीक है, इंडिया मतलब यहां पे सब कुछ आ रहा है, अर्बन भी रूरल भी, फालतू में खुद से कंफ्यूजन क्रिएट करके मत लो। क्लियर है, ठीक है। तीन कंडीशन बताओ, बोलो। रेंट या रेवेन्यू, जमीन से आपने कमाया है, जमीन इंडिया की होना चाहिए और एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। नाउ अभी अपना इस लेक्चर में मेन पर्पस है, मेन काम है एग्रीकल्चरल पर्पस, एक कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, अब देख लो यहां लिखा है इनकम डिराइव फ्रॉम सच लैंड बाय, ये देख लो अब क्या क्या बोल रहा है वो, कि कैसे आप वो पैसा कमा रहे हो। ये देख लो एग्रीकल्चर में क्या आता है उसको एक क्लियरली बता रहा है। एग्रीकल्चर, जूम करो क्या, हाँ रुको। सो यहां बोल रहा है वो एग्रीकल्चर में क्या आएगा, एग्रीकल्चर में सबसे फर्स्ट ये बोल रहा है कि बेसिक ऑपरेशंस जो बिल्कुल जरूरी है, जिसके बगैर क्रॉप ग्रो ही नहीं हो सकता है, वो सब एग्रीकल्चर का पार्ट है। जैसे कि एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर पर्पस ऑफ इफेक्टिवली रेजिंग प्रोड्यूस फ्रॉम लैंड। इसमें क्या आएगा, सोचो सोचो, थिंक। आपने कोई बीज खरीदा है मार्केट से, एक फार्मर का बेसिक ऑपरेशन क्या होता है यार, वो क्या करेगा, वो जगह में वो कहीं बीज खरीदेगा मार्केट से, वो बीज बोएगा है ना, और उसमें पानी वगैरह डालेगा, वो जो बेसिक काम है वो सब एग्रीकल्चर में आता है, सीधी सीधी बात है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस में क्या आएगा, वीडिंग, डिगिंग, है ना, मतलब जो भी खुदाई करना पड़ रहा है उसको, या फिर उसको कचरा निकालना पड़ रहा है, वीड वगैरह वो जो क्लीन कर रहा है उसको, है ना, वो सब भी सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस भी एग्रीकल्चर का ही पार्ट है। नॉट जस्ट दिस, इसके अलावा एक चीज और बता रहा हूं सुनो। कभी कभी क्या होता है, आपने क्रॉप को ग्रो कर दिया, ठीक है, क्रॉप को ग्रो करने के बाद कुछ कुछ केसेस में वो क्रॉप डायरेक्टली मार्केटेबल नहीं होता है। ऐसा होता ही नहीं है कि फार्मर ने अपने जगह पे वो क्रॉप को ग्रो कर दिया, अब डायरेक्टली वो मार्केट में उसको सेल करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप कभी वीट या जवार या बाजरा, ये चीजों को कभी अगर आपने उसका कल्टीवेशन ऑब्जर्व किया है, आपको क्या लगता है वो वीट या जवार या बाजरा जो हम लोग मार्केट में खरीदते हैं, जस्ट ऑब्जर्व, मार्केट में सपोज किसी किराना दुकान से मैं वीट परचेस कर रहा हूं, ठीक है, तो जो गेहूं होता है वो काफी क्लीन दिखता है यार, है ना, और हम लोग किलो के हिसाब से उसको घर में लेके आते हैं, फिर हम लोग उसको और ग्राइंड करके फिर हम लोग उसका फ्लोर बनाते हैं, तो आगे का प्रोसेस अलग हो गया। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू कन्वे, अगर मैं फार्मर हूं और मैंने वीट ग्रो किया है, तो वीट ग्रो करने के बाद
उसका झाड़ मैं सीधा मार्केटेबल नहीं कर सकता, उसको मैं उसको बेचू कैसे? उसका झाड़ थोड़ा थोड़ा ना लोग खरीदेंगे, उसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा, उसका कचरा साफ करना पड़ेगा, और कचरा साफ करने के बाद में मेरे को बहुत बार ये भी हो सकता है कि उसको मेरे को गनी बैग्स में, गनी सैक्स में उसको भरना पड़ेगा, और फिर मैं मार्केट में लेके जाऊंगा तो बिकेगा। सो दीज प्रोसेसेस आर नेसेसरी। अब एक क्वेश्चन का आंसर करो, ये प्रोसेस से वीट का कैरेक्टर इतना चेंज हो गया क्या कि उसका नाम ही चेंज हो गया? नहीं, इट इज स्टिल वीट। ग्रो किया उसको तब भी वीटी बोल रहे थे, मार्केटेबल करने तक भी उसको वीटी बोल रहे। ऐसा नहीं कि टमाटर का केचप बन गया, टोमेटो केचप बन गया, ऐसा इतना कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं हुआ। जब तक आप कैरेक्टर चेंज नहीं करोगे चीज का, वो एग्रीकल्चर पर्पज में आएगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? देख लो, ये बेसिक क्रॉप उग गया। अब उसके अलावा और क्या लिखा है? प्रोसेस ऑर्डिनरीली एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट टू बी टेकन टू मार्केट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फिट टू बी टेकन टू मार्केट? कभी कभी कुछ चीजें ग्रो होने के बाद डायरेक्टली मार्केटेबल नहीं होती है, मार्केट में वो बिकेंगी नहीं, ठीक है? आपको और कुछ एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। जैसे कि एक्स्ट्रा का मतलब क्या? थ्रैशिंग हो गया, विनोइंग हो गया, क्लीनिंग हो गया, ड्राइंग हो गया, क्रशिंग हो गया, ये सब काम जरूरी है। विदाउट डूइंग दीज प्रोसेसेस आप वो चीज को बेच नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें बहुत कचरा है, वो फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है, उसको डायरेक्टली लोग कंज्यूम नहीं कर सकते, है ना? डन बाय कल्टीवेटर और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। दो चीजें क्लियर करता हूं। कल्टीवेटर कौन होता है? जो कल्टीवेट कर रहा है, जो उगा रहा है, प्रॉपर फार्मर, ठीक है? अच्छा, और रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। सुनो चीज को मैं क्या बता रहा हूं बच्चों, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि, एग्जाम्पल देखो, ए एंड बी। ए इज लैंड ओनर, बी इज फार्मर। ये ए ने क्या किया? ए ने बी को अपनी जगह दे दी, ठीक है? बट कंडीशन ये था, ए बी को बोल रहा है एक काम करो, आप इस जगह पे अनाज ग्रो करना, मेरे को बदले में आप किराया मत देना, मेरे को बदले में आप काइंड में आपने जो ग्रो किया प्रोड्यूस वो दे देना। समझ में आई के बाद फिर से रिपीट करो। ए ने क्या किया? अपनी जगह बी को दी, फार्मर को, ठीक है? और ए बी को क्या बोल रहा है? एक काम करना, जो भी आप उगाओगे उसका 20% अनाज मेरे को दे देना। तो यहां पे वो काइंड में रिसीव कर रहा है रेंट को। समझ में आया क्या? यहां पे रेंट पैसों में नहीं लिया है इन्हें। इन्हें क्या किया? इन्हें क्या किया? यहां पे बी से काइंड में जो प्रोड्यूस था उसका कुछ परसेंटेज उसने ले लिया, ठीक है? जो भी उसने उगाया है उसका कुछ परसेंटेज से 20% वो क्या कर रहा है? 20% टोटल प्रोड्यूस वो काइंड में ले रहा है। अब ए बाद में क्या कर रहा है? ए ये प्रोड्यूस को क्लीन करके फिर मार्केट में सेल कर सकता है। इवन दिस इज एग्रीकल्चरल वर्क। क्यों? क्योंकि उसका नेचर तो चेंज नहीं किया आपने, यहां वही लिखा है। तो यहां पे कल्टीवेटर भी कर सकता है, रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड भी कर सकता है, कोई भी करो चलेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोसेस से चीज का कैरेक्टर या नेचर चेंज नहीं हो रहा है। यहां लिखा है, देख लो, पैडी फील्ड से जो राइस ग्रो किया जाता है ना, उसमें बहुत सारा काम करना बाकी होता है, तभी राइस को एक्चुअली मार्केट में आप सेल कर सकते हो। आपने चेक किया होगा बच्चों, मार्केट में राइस के बहुत सारे वैरायटी मिलते हैं, ठीक है? और वो वैरायटी के बेसिस पे राइस का प्राइस भी चेंज होता है, ओके? तो अगर सपोज राइस जितना पुराना उसका भी प्राइस बढ़ता भी है ना? और राइस के अलग अलग वेरिएशंस भी आते हैं मार्केट में। तो राइस को मार्केटेबल करने के लिए बहुत सारा आपको प्रोसेस करना पड़ता है, बट वो प्रोसेस से उसका कैरेक्टर चेंज नहीं हो रहा है, इट इज स्टिल राइस। यहां लिखा है, रिमूव हे फ्रॉम बेसिक ग्रेन। हे मतलब अगेन कचरा समझ लो। रिमूव शैफ फ्रॉम द ग्रेन। ये सब चीजें जो है कभी कभी जरूरी होती है वो चीज को सेल करने के लिए, अदरवाइज कचरा थोड़ा लोग खरीदेंगे यार, है ना? बहुत बार आप देखते हो, मैं बताता हूँ सुनो, बहुत बार किराना दुकान वाले क्या करते हैं बताए? किराना दुकान वाले सस्ते में खरीदते हैं फार्मर से, और उनके दुकान पे वो 5-6 लोगों को लगाते हैं वो कचरा क्लीन करने के लिए, फिर वो उसको बाद में कस्टमर को सेल करते हैं, ठीक है? कभी भी देखना, जो किराना दुकान प्रॉपर जो ये सब चीजें अनाज वगैरह सेल करता है, कमोडिटी, उनके दुकान में 5-6 लोग होते हैं जो साफ करते हैं अच्छे से, उसको क्लीन करते हैं, फिर उसको सेल करते हैं। इट्स अ नॉर्मल थिंग, नॉर्मल एक्टिविटी है ना? देख लो यहाँ लिखा है, फिल्टर करना, रिमूव स्टोन्स मतलब कंकर वगैरह निकालना, छानना उसको, ये सब काम जरूरी है उसको मार्केटेबल करने के लिए, है ना? पैक इन गनी बैग्स, अगेन गनी बैग्स में पैक करना, उसका शेल्फ लाइफ हम लोग बढ़ा रहे हैं, उसको ढंग से स्टोर कर रहे हैं। दीज आर समथिंग विच आर रिलेटेड टू मार्केटिंग वर्क। उसको मार्केट करने के लिए आपने उसको ये सब एक्टिविटी किया है। ये बताओ, ये सब करने से उसका नेचर चेंज होगा क्या? अगर अनाज में से मैं कंकर निकाल रहा हूं तो अनाज को कुछ अलग नाम देंगे? ऐसा नहीं होता है, वो नाम तो वही है उसका, उसका नेचर या कैरेक्टर चेंज नहीं हो गया, ठीक है? यहां लिखा है, ऑल दीज मस्ट नॉट चेंज द ओरिजिनल कैरेक्टर इन स्पाइट ऑफ प्रोसेसिंग,
एंड देयर मस्ट बी नो मार्केटिंग, मतलब सेपरेटली मार्केटेबल नहीं कर रहे हो उसको हम लोग। उसका मीनिंग ऐसा होता है कि वो चीज का कैरेक्टर वही है ना, तो उसमें हमने कुछ एक्स्ट्रा उसका नाम चेंज करके हम लोग लोगों से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो प्रोसेस बहुत एसेंशियल था चीज को बेचने के लिए, जरूरी था। समझ में आया क्या बच्चों? ठीक है। अच्छा, अब इसमें आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं, रैंडम क्वेश्चन, आपको क्या लगता है बताओ? ठीक है। अभी बहुत सारे लोग क्या करते हैं, से समथिंग लाइक लसन, गार्लिक, ठीक है, उसको कोई ग्रो करके सेल कर रहा है, वो क्लियरली एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, टैक्स नहीं लगेगा। बट बच्चों आपने देखा रहेगा, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू पील गार्लिक, उसको पील करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो आजकल क्या होता है पता है, आजकल मार्केट में पील किया हुआ गार्लिक मिल रहा है ना, मतलब कुछ बहुत आलसी लोग मेरे जैसे ज्यादा पैसा देने को रेडी है, अगर पील्ड गार्लिक मिल रहा है तो। इस जोमेटो, स्विगी, इंस्टामार्ट जो भी है ना, ये सब सेल करते हैं। ठीक है, पील गार्लिक। आपको ये बोलना पील्ड गार्लिक का वो ज्यादा पैसा ले रहे हैं वैसेस गार्लिक, है ना, वहां पे ये सब चीजें मिलती है। गार्लिक भी मिलेगा आपको, ये जो भी एकदम क्विक कॉमर्स जो है बच्चों, यहाँ पे आपको गार्लिक भी मिलेगा, सब्जी भी खरीद सकते हो, आपको नहीं पता तो बता रहा हूँ। और वहां पे पील गार्लिक भी मिलता है, बट पील गार्लिक का प्राइस बहुत ज्यादा है। आपको क्या लगता है पील गार्लिक एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में आएगा नहीं आएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उसको अलग से मार्केट कर, उसका नेचर चेंज हो रहा है, बोथ आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स, दोनों अलग है। तो पील गार्लिक को गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस में नहीं लाएगी, उसमें आप बिलीव नहीं करोगे कितना महंगा है वो। पील गार्लिक मिलता बहुत कम है, उसका प्राइस बहुत अनाप शनाप ज्यादा है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम से कम 2 से 3 गुना ज्यादा प्राइस है। तो नहीं आएगा वो। क्यों नहीं आएगा? बिकॉज आपने उसका नेचर चेंज कर दिया। पील गार्लिक इज डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम गार्लिक। समझ में आया क्या मैं क्या बता रहा हूं? सो देखो, अगर आप कुछ भी नेचर चेंज कर रहे हो, असेसिंग ऑफिसर आपको बेनिफिट देने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो द थिंग इज आपको प्रोसेसिंग वगैरह से उसका कैरेक्टर वगैरह चेंज नहीं करना है। ओके, इतना भी कैरेक्टर चेंज हो गया गया वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, यहां पे बच्चों एक नोट लिख के कुछ चीजें और क्लैरिफाई की गई है, ध्यान से सुनो। कल का जो क्वेश्चन था इसका आंसर यहां लिखा है, मुन्ना मुन्ना, नोट पे क्या लिखा है? एग्रीकल्चर डज नॉट इंक्लूड, कितना मस्त क्लैरिफिकेशन दिया, देख लो। डेयरी फार्मिंग नहीं आता है। डेयरी फार्मिंग तो बहुत हाई मार्जिन वाला इंडस्ट्री यार। ठीक है, डेयरी फार्मिंग में जो भी डेयरी प्रोडक्ट्स है, इसमें जो भी चीजें बनती है, दूध, दही, पनीर, ये सब जो भी प्रोसेसेस है, इसमें आपका टैक्स लगने वाला है, नॉर्मल जैसे लगता है। दिस इज नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। वाई? बिकॉज यहां पे बच्चों गवर्नमेंट का मानना है, जहां पे भी आप थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ वैल्यू एडिशन करके ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश कर रहे हो, हम उसको प्रमोट नहीं करने वाले। दिस इज अ वेरी हाई मार्जिन बिजनेस। ठीक है, आप चेक करना इंडिया में कितनी लिस्टेड कंपनीज हैं जो बहुत बड़े बन गए। लुक एट दिस कंपनी हैट्सन एग्रो, मेरे ख्याल से 2 दिन पहले ये शेयर का प्राइस 20% अप हो गया था एक दिन में। और कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है, 24,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी एक दिन में 20% सर्किट लगा रही है बिकॉज ऑफ गुड रिजल्ट्स। तो दिस इज अ वेरी प्रॉफिटेबल इंडस्ट्री, इसको गवर्नमेंट छोड़ने लेनी है। गवर्नमेंट का बहुत नुकसान है जगह का, डेयरी फार्मिंग को उन्होंने एग्रीकल्चर बोला, तो डेयरी फार्मिंग इज नॉट एग्रीकल्चर। ठीक है, स्टिल नॉट एग्रीकल्चरल इनकम। ठीक है, बिकॉज प्रॉपर वहां पे ये एनिमल सोर्स से आप पैसे कमा रहे हो ना। दिस इज नॉट फ्रॉम लैंड ऑपरेशंस एज सच। लैंड ऑपरेशंस को गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। ओके, ब्रीडिंग एंड रेयरिंग ऑफ लाइव स्टॉक, अगेन लाइव स्टॉक से रिलेटेड आप कुछ भी करो, इंक्लूडिंग पोल्ट्री फार्मिंग। देख लो, बेसिकली द आइडिया इज, अगर आप कुछ भी एनिमल सोर्स से कुछ अगर अर्न कर रहे हो, तो वो पैसा जो आपने कमाया उस पर टैक्स लगेगा। बिकॉज दीज आर वेरी हाई मार्जिन बिजनेसेस, गवर्नमेंट इसको बिल्कुल छोड़ने वाले नहीं है, ये टैक्स फ्री नहीं, इस पर टैक्स लगेगा। ये भी देख लो, बटर एंड चीज मेकिंग, ऑब्वियसली बटर एंड चीज मेकिंग, ये वैल्यू एडिशन और कर रहे हो आप। मेन उसका इंडस्ट्री क्या है? उसका डेयरी इंडस्ट्री से आगे वो आपने बटर या चीज का प्रोसेसिंग किया, इसमें आपको हम छोड़ देंगे एग्रीकल्चर इनकम बोल के, ऐसा नहीं है, टैक्स लगेगा इस पर। दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। सिल्क वॉर्म से रिलेटेड देखो, मेन चीज बताओ कि आपको क्रक्स क्या है, आपने कुछ प्रोड्यूस उगाया है, उसको गवर्नमेंट एग्जाम कर रही है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मतलब इट शुड बी रिलेटेड विद लैंड, ऊपर वही तो लिखा है, देख लो ऊपर अपने जो 3 बेसिक कंडीशंस लिखे हैं, यहां लिखा है डिराइव फ्रॉम लैंड। समझ में आ रहा है आपको क्या बता रहा हूं? डिराइव फ्रॉम लैंड। अब ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में क्यों नहीं आ रहा है डेयरी फार्मिंग? बिकॉज दिस इज नॉट डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम लैंड, वो तो एनिमल सोर्स से आ रहा है। समझा क्या? क्लैरिफाई किया उन्होंने।
ओके, क्लैरिफाई नहीं करते थे तो लोग खुद का लॉजिक लगा देते, सर जानवर जमीन पे तो रहता है, मेरे खेत में वो जानवर है। अगेन ये सब लॉजिक नहीं चलेगा, उन्होंने बहुत अच्छे से क्लैरिफाई करके बोल दिया ये नहीं है एग्रीकल्चर इनकम। ये अगर आता है क्वेश्चन तो आपको इस पे नॉर्मल इनकम जैसा ट्रीट करके बिजनेस इनकम में इसको टैक्स लगाना स्लैब रेट के हिसाब से। आई होप दिस इज क्लियर। हाँ, फर्टिलाइजर इसमें नहीं आ रहा है, क्रॉप आना चाहिए, नहीं आएगा। क्रॉप ग्रो किया है क्या आपने? आप जमीन से कुछ उगा रहे हो क्या? जमीन से उगाना जरूरी, दैट इज द मस्ट। वो देख लो यहाँ वही लिखा है कि आपको ये बेसिक ऑपरेशंस करना है, जमीन पे कुछ ऑपरेशन करके कुछ उगाया और उसको सेल किया, वही एग्जाम्प्ट है, बाकी और कुछ एग्जाम नहीं है। ठीक है, अच्छा बच्चों इधर एक चीज और लिखा है, प्लीज स्टॉप टॉकिंग फर्स्ट बेंच। हाँ, क्या सैंडलवुड बोल रहा है? डिपेंड करता है अगेन उसमें प्रोसेसिंग करके, अगर आप और कुछ उसका नेचर चेंज करो नहीं आएगा। चलो आते, बट इनकम फ्रॉम सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स ग्रोन इन नर्सरी इज एग्रीकल्चर इनकम। लेट मी क्लैरिफाई दिस पॉइंट। इस पे बहुत कंट्रोवर्सी हो सकता है बट इन्होंने बहुत अच्छे से पहले ही क्लैरिफाई कर दिया। सुनो अच्छे से क्या बता रहा हूं बच्चों। सैपलिंग्स एंड सीडलिंग्स का मतलब क्या है? अभी आपने कभी देखा रहेगा कि नर्सरी का जो बिजनेस होता है उसमें बहुत छोटे छोटे ऐसे कुंडे होते हैं, पौधे होते हैं, और वो पौधों को ऐसे ही सेल किया जाता है, छोटे छोटे, है ना। अब वहां पे बहस ये हो सकती है, ये पॉइंट नहीं लिखा रहता था तो क्या बहस हो सकती थी, सुनना। अगर सपोज मैं कोई छोटे पौधे को सेल कर रहा हूं तो लोग ये बोल सकते हैं ये तो आपने जमीन से जुड़ा हुआ कुछ नहीं, ये तो आपने कुंडे में लगाया उसको। मेन क्रक्स देख लो ना, यहाँ पे क्या लिखा है, लैंग्वेज क्या यूज किया है, डिराइव फ्रॉम लैंड लिखा है, वो लैंड के ऊपर ग्रो ही नहीं किया आपने। मैं अगर एक छोटे से कुंडे में अगर सपोज मैं कुछ प्लांट या सैपलिंग या सीडलिंग ग्रो कर रहा हूं, है ना, से मैंने रोज का सैपलिंग ग्रो किया और उसको मैं वैसे ही बेच रहा हूं उसको, ठीक है, तो भाई ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। लोग क्वेश्चन कर सकते हैं बट इन्होंने क्लैरिफाई किया है कि इसको भी हम लोग एग्रीकल्चर इनकम मान रहे हैं, कंसिडर किया है। भले ही वो उसके बेसिक ऑपरेशंस जमीन से स्टार्ट नहीं हुए, डायरेक्टली किसी कुंडे में अगर आपने उसको ग्रो भी किया तो भी आप उसको क्या बोलोगे, एग्रीकल्चर इनकम। दिस हैज बीन क्लैरिफाइड, समझ में आया? बेसिकली नर्सरी के जो भी बिजनेस होता है उस पे टैक्स नहीं लगता है। आपको एक चीज और बताता हूं, ध्यान से सुनना, ऑब्जर्व करना मैं जो बोल रहा हूं। अब देखना बच्चों, जो भी नर्सरी वगैरह जो बिजनेस होता है ना, इनको कितनी जगह लगती है यार, है ना। ठीक है, मैं बस थोड़ा बोल के छोड़ रहा हूं, बाकी समझदार लोग बहुत समझदार है यहाँ पे क्लास में। मेन एकदम मेन रोड से चिपक के जगह जिसका वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, जिसको बेच के बहुत पैसे कमाए जा सकते थे, वहां वहां पे लोग नर्सरी का बिजनेस चालू कर रहे हैं। वाई? इट इज टैक्स फ्री, इट इज टैक्स फ्री। ठीक है बच्चों, आपने कभी क्या मनी लॉन्ड्रिंग सुना है? क्या होता है? किसी का कुछ ऐसा बिजनेस है जहां से इनकम वो बहुत कमा रहा है ना, ठीक है, और टैक्स नहीं भर रहा है, ब्लैक मनी। नाउ दिस इज अ वंडरफुल बिजनेस टू रूट दैट ब्लैक मनी इनटू व्हाइट मनी। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग ऐसा करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग यू दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी। मेरी बात को सुनो, मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, ये बहुत सही बिजनेस है। क्यों? अगर सपोज नर्सरी का बिजनेस है, ओके, मैं क्या बोल रहा हूं सुनना अच्छे से। सपोज किसी का इलीगल बिजनेस भी है और लीगल बिजनेस नर्सरी का भी है। अब इलीगल बिजनेस से उसने पैसा कमाया वो गवर्नमेंट को नहीं बता रहे। अगर सपोज कल को इनकम टैक्स रेड हो गए तो क्या बोलेगा, बताएं, ये जो पैसा मैंने कमाया नर्सरी के बिजनेस से कमाया, इस पर तो टैक्स लगता नहीं, क्या करोगे? रूट करने के लिए बहुत लोग कर सकते हैं, ठीक है। अगेन आई एम जस्ट सेइंग यू दिस इज अ गुड पॉसिबिलिटी, ओके, तो इसलिए ऐसे बिजनेस को बहुत अच्छे से स्क्रूटनाइज किया जाता है। ओके, वंडरफुल वे ऑफ, अगर लीगली आप कर रहे हो तो वंडरफुल वे ऑफ सेविंग टैक्सेस, बिकॉज ये बिजनेस पर टैक्स नहीं लगता है। बट गलत तरीके भी लोग करते हैं, ऑफ कोर्स इसके लिए अलग अलग लॉज बने अपनी कंट्री में। चलो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे जो भी मेरे को बोलना था यहाँ पे। हाँ, हाँ, ग्रोन इन नर्सरी में ग्रो होना चाहिए, यस। नहीं, ग्रोन इन नर्सरी का ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं है। सैपलिंग या सीडलिंग आप कहीं पे भी घर में भी करते हो और आप उसको सेल कर रहे हो, इट इज एग्रीकल्चरल इनकम। हाँ, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है,
कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चंस में भी रेस्ड, देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। केस टू केस शायद असिस्टेंट ऑफिसर अपोज करेगा ऐसे केसेस को। अच्छा बच्चों, ये सब समझ में आया क्या आपको, बताओ। अच्छा यहां पे देख लो, थर्ड ब्रांच में आ जाओ सभी लोग, एवरीवन ध्यान दो। क्या बोल रहे हैं थर्ड ब्रांच? सेल ऑफ सच एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन मार्केट। बच्चों, एनी इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सच प्रोड्यूस टू कल्टीवेटर, या तो कल्टीवेटर ने कमाया, मतलब किसने? फार्मर ने। फार्मर ने क्या किया? अनाज को ग्रो किया, बेसिक ऑपरेशंस किए, मार्केटेबल करने के लिए उसने कुछ कचरा वगैरह निकाल दिया और उसने उसको सेल कर दिया और उसका इनकम हो गया, ठीक है। या फिर रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड। व्हाट इज रिसीवर ऑफ रेंट इन काइंड? जिसने फार्मर के साथ अग्रीमेंट किया कि भाई मेरे को कुछ परसेंटेज तू रेवेन्यू पैसे की जगह काइंड में दे देना, और फिर वो आदमी उसको सेल कर रहा है, कोई भी बेचो चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब क्या होगा? इज एग्रीकल्चरल इनकम। इज इट क्लियर? नीचे कुछ और क्लैरिफाई कर रहा है। समटाइम्स मार्केटिंग एंड फर्दर प्रोसेसिंग इज डन फॉर सेलिंग द प्रोड्यूस लाइक टी, कॉफी, रबर, शुगर। सुनो मेरी बात को बच्चों, अब देख लो, ये जो तीन चार प्रोडक्ट्स यहां लिखे, टी, कॉफी, रबर एंड शुगर, एक एग्जाम्पल हम लोग डिस्कस करते हैं। चलो, आपको आपने कभी देखा है टी का कल्टीवेशन कैसे होता है? देखो, टी का कल्टीवेशन जो होता है ना बच्चों, इट जनरली हैपेंस ऑन अ हिली एरिया। उसको हिली एरिया लगता है, उसको स्लोप लगता है कल्टीवेशन के लिए, है ना। दार्जिलिंग हो गया या फिर आसाम हो गया, है ना, तो ये सिक्किम हो गया, बेसिकली ये सब बहुत फेमस एरियाज है टी के लिए। प्लीज मेरी बात को सुनो अच्छे से। ये देख लो, टी के केस में क्या हो रहा है? टी के केस में पहले क्रॉप ग्रो हो रहा है, उसका प्लकिंग होता है, फिर इसको ड्राई किया जाता है, फिर उससे अपना कमर्शियल टी बनता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं, चाय पत्ती। अब चाय पत्ती और ये जो क्रॉप है, इसका बहुत आपने नेचर चेंज कर दिया। अब क्वेश्चन ये रेज होगा, नॉर्मली जो भी कंपनी करते हैं, फॉर एग्जांपल टाटा टी, टाटा टी इज वेरी फेमस, उनके बहुत बड़े बड़े प्लांटेशन वो खुद ओन करते हैं, ठीक है। मेरी बात को सुनो अच्छे से, बिकॉज ये चीज आगे लिंक करने वाला हूं, ध्यान दो यहां पे फर्स्ट एंड सेकंड बेंच। क्या बोला मैंने? अगर सपोज कोई पर्सन बोल रहा है सर मेरा टी का बिजनेस है, जैसे कि टाटा टी, नो, टाटा टी पूरा वैल्यू चेन संभाल रही है, उनके खुद के बेसिकली प्लांटेशंस है, वो खुद क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, वो खुद प्लकिंग करते हैं, उसको ड्राई करते हैं और उसको अगेन ब्रांडिंग करके सेल करे, प्रॉपर जो चाय पत्ती जो हम लोग घर में कंज्यूम करते हैं, है ना। अब बच्चों, ये चाय पत्ती और जो क्रॉप है, इसका नेचर तो बहुत ही चेंज हो गया, बहुत प्रोसेसिंग इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। और इसमें बहुत कलर्स भी, केमिकल्स भी ऐड हो सकते हैं प्रोसेस में। तो गवर्नमेंट को ये लोग क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं? ये बोल रहे हैं सर देखो, हम लोग मानते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है एंड वाला, ठीक है, ये इसमें हमने बहुत इसका नेचर चेंज कर दिया, बट सर ये भी तो आप अग्री करो कि हम लोगों के ये प्रोसेस में एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी ग्रो हो रहा है। सो वी कैन सी हियर कि जब ये चाय पत्ती बेच रहे हैं, उस बिजनेस में इनका कुछ सर्टन परसेंटेज एग्रीकल्चर का है एंड सर्टन परसेंटेज प्रोसेसिंग से है। आप लोग इस चीज से सहमत हो या नहीं हो? यहां तक जो मैंने आपको बोला आपके दिमाग में बैठ रहा है क्या? अच्छा, सेम यहां पे एग्जैक्टली होगा कॉफी का, ठीक है। केरला में कॉफी के बहुत सारी प्लांटेशन है, केरला इज वेरी फेमस फॉर कॉफी, ठीक है। बच्चों अब देख लो, कॉफी का पूरा प्रोसेस पता है आपको कैसे होता है? कॉफी का अगेन प्लांटेशन होता है, फिर कॉफी के बीन्स होते हैं, फिर बीन्स को बहुत बार रोस्ट किया जाता है, ठीक है। उसमें दो तीन चीजें और मिक्स किया जाता है, ठीक है, उसका फ्लेवर एनहांस करने के लिए, उसका अरोमा एनहांस करने के लिए, राइट। एंड देन वी गेट कॉफी पाउडर। अब वो कॉफी पाउडर और जो कॉफी का जो ट्री आपने ग्रो किया, इसमें तो बहुत चेंज हो गया यार, बहुत प्रोसेसेस इन्वॉल्व हो गए। बट द पॉइंट इज, अगर कोई कंपनी ये सब चीजें एक साथ कर रही है, तो गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करके बोल सकती है कि सर हमारे ये पूरे वैल्यू चेन में हमने कुछ पार्ट एग्रीकल्चर का किया है और कुछ पार्ट नॉन एग्रीकल्चर का हो गया, क्योंकि उसमें प्रोसेस इन्वॉल्व है। सेम लॉजिक इज फॉर रबर। रबर अगर आपको नहीं बताया तो थोड़ा क्लैरिफाई करता हूं। रबर दो टाइप के मिलते हैं मार्केट में, एक नेचुरल रबर, एक सिंथेटिक रबर। राइट नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट सिंथेटिक रबर, क्योंकि सिंथेटिक रबर में आपका जो पूरा प्रोसेस है तो पूरा फैक्ट्री में हो रहा है, स्टार्ट टू एंड। बट वी आर डिस्कसिंग नेचुरल रबर। पता है आपको नेचुरल रबर कैसे, किस तरीके? अगेन ये भी केरला में बहुत फेमस है। रबर का जो ट्री होता है बच्चों, इसमें बहुत जगह से कट्स लगाते हैं, वो भी एकदम अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह उठ के उसको कट करते हैं। कट मतलब पूरा झाड़ कट नहीं करते, बहुत स्पेसिफिक एरियाज में उसको कट लगाते हैं,
ठीक है। एंड नेचुरली क्या होता है, वो जो झाड़ है उससे जो नेचुरल केमिकल्स जो लीक हो रहे हैं उसको फिर एंड ऑफ द डे कलेक्ट किया जाता है मैन्युअली, और फिर उसको प्रोसेस में बहुत कुछ उसमें सल्फर वगैरह ऐड करके उसको हार्ड किया जाता है। सो दिस इज हाउ रबर इज मेड। नाउ इन दिस प्रोसेस आपने झाड़ भी उगाया है, बट आगे बहुत प्रोसेस भी किया है। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट ये जो तीन चार चीजें हैं, टी, कॉफी, रबर, शुगर, इसमें एग्रीकल्चर का भी पार्ट है और नॉन एग्रीकल्चर का भी पार्ट है। तो ये इनकम को गवर्नमेंट ने क्या क्या बताया, परसेंटेज इन्होंने बोल दिया है कि कितना परसेंट एग्रीकल्चर मानना है, कितना नॉन एग्रीकल्चर मानना है। कैन यू चेक द टेबल देयर, नोट्स में आपके आप चेक करोगे आपको टेबल मिलेगा, प्लीज देखो कौन से पेज पे। किधर तो भी रहेगा, हाँ यहां पे आ जाओ। पेज नंबर कौन सा है, 31 है, 32 है, ठीक है। आगे क्या है आप लोग ये पेज पे सभी लोग ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, बच्चों प्लीज लिसन, देख लो यहाँ क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर अगर कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पे एग्री वाला भी पार्ट है और प्रॉपर बिजनेस वाला भी पार्ट है, ठीक है, तो वहां पे इन्होंने परसेंटेज डिवाइड करके बताया। बच्चों देख लो यहाँ पे कुछ रूल्स इन्होंने सेट किए। रूल 7A में हो क्या बोल रहा है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ रबर प्रोडक्ट्स डिराइव फ्रॉम रबर प्लांट ग्रोन बाय सेलर इन इंडिया। मीनिंग को समझो, क्या लिखा है यहाँ पे, आपने रबर के प्रोडक्ट्स बनाए, बट वो प्रोडक्ट्स कैसे बनाए, रबर प्लांट भी आपने खुद ही ग्रो किया। अगर आप रबर प्लांट खुद ग्रो कर रहे हो ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, बट यू आर नॉट स्टॉपिंग देयर। आप रबर के प्लांट को ग्रो करके रबर का प्लांट नहीं बेच रहे हो, आप उससे प्रोसेस ऐड करके उसको रबर को सेल कर रहे हो। सो यहाँ पे क्या बहस हो सकती है, कुछ पोर्शन एग्रीकल्चर का है, कुछ पोर्शन प्रॉपर बिजनेस का है। बिजनेस मींस नॉन एग्रीकल्चरल। तो गवर्नमेंट ने परसेंटेज डिसाइड कर लिया, टेंशन नहीं है। देख लो कितना है, 65% एग्रीकल्चर इनकम एंड बिजनेस इनकम इज 35%। सपोज इमेजिन करो आप 10 लाख रुपए कमाते हो तो क्या करोगे, 10 लाख में से 6,50,000 एग्जम्प्ट है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बाकी 3.5 लाख पे टैक्स लगेगा। समझ में आया क्या बताया मैंने। तो इस हिसाब से आपको रेवेन्यू को स्प्लिट करना पड़ेगा, परसेंटेज लर्न करना है ना। दो तीन चीजें यहाँ पे लर्न करना जरूरी है। ओके, सेकेंड पार्ट पे हो 7B, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ कॉफी। थोड़ा सा यहां ज्यादा ध्यान लगेगा सभी लोग, दो केसेस यहां पे। कॉफी के केस में फर्स्ट केस में लिखा है ग्रोन एंड क्योर्ड बाय सेलर इन इंडिया। मीनिंग बता सकते हो, कॉफी को ग्रो किया और कॉफी को ग्रो करने के बाद उसको क्योर किया, क्योरिंग से उसका बहुत ज्यादा प्राइस चेंज हो जाता है। क्योरिंग मतलब बेसिकली उसका कचरा साफ करना और उसको थोड़ा और प्रोसेस करके उसको पॉलिश करके सेल करना, उसको क्योरिंग बोलते हैं, ठीक है। इस केस में बच्चों 75% एग्रीकल्चर इनकम है, ओनली 25% इज बिजनेस इनकम। व्हाई, बिकॉज मेजरली यहां पे जो आप काम कर रहे हो वो आप एग्रीकल्चर का ही काम करो, झाड़ को ग्रो करना वो सबसे मेन काम है यहाँ पे। बट सेकेंड केस देखना अच्छे से, ग्रोन, क्योर्ड, उसके अलावा आप दो चीजें और कर रहे हो, रोस्टेड एंड ग्राउंडेड। कोई बताएगा चारों टर्म्स का मतलब। सेकंड केस में ग्रो करना, झाड़ ग्रो हो गया, क्योर करना, कचरा निकाल दिया, कचरा निकालने का जो कॉफी बीन्स है उसको रोस्ट कर रहे हो, सेकना उसको, है ना, उसको ड्राई रोस्ट करते हैं। ड्राई रोस्टिंग से क्या होता है, फ्लेवर एनहांस होता है उसका, ठीक है। अब बहुत बार क्या होता है, ड्राई रोस्टिंग के बाद देयर इज अनदर प्रोसेस। कॉफी के बीन्स अगर आपने कभी देखे हैं तो काफी मोटे होते हैं, बट बहुत बार मार्केट में जो पॉपुलर कॉफी के ब्रांड्स हैं वो ऐसे कॉफी बीन सेल नहीं करते। सबसे पॉपुलर ब्रांड इंडिया में कौन सा है, नेस्कैफे, नेस्ले का ब्रांड है, ठीक है। तो नेस्कैफे के आप बीन्स रेयरली देखोगे मार्केट में। नेस्कैफे का कॉफी पाउडर आता है ना। कॉफी पाउडर का क्या यूटिलिटी है कॉफी बीन्स के कंपैरिजन में, इजी टू यूज है ना, बहुत आसानी से वो आप उसको मिक्स कर सकते हो। तो है ना, बहुत बार क्या होता है, रोस्टिंग के बाद ग्राउंडिंग एक प्रोसेस है। ग्राउंडिंग मतलब उसको बेसिकली पीसना, कूटना, पीसना जो भी है ना। और ग्राउंडिंग से क्या होता है, वो एकदम बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाता है। दिस इज एनहांसिंग द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर का पोर्शन कम हो गया। समझ में आया क्या, ठीक है। अब जितना प्रोसेस ज्यादा करोगे एग्रीकल्चर का परसेंटेज उतना कम होते जाएगा। फर्स्ट और सेकंड केस में फर्क ये है, ग्रोन एंड क्योर्ड किया तो 75-25, और रोस्ट करके उसको ग्राउंड भी किया तो 16-40, ठीक है। ओके, अच्छा ये बताओ यार, ये कौन यूज करता है,
सिर्फ आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूं। ये बड़े बड़े कॉफी चेन्स यूज करते हैं जो खुद उसको बेसिकली रोस्ट करके खुद उसका फ्लेवर उसका वो खुद से डिसाइड करते हैं। और अब देखोगे स्टारबक्स वगैरह में उनके कॉफी बीन्स होते हैं, दे स्टार्ट विद कॉफी बीन्स, दे डू नॉट हैव पाउडर्ड कॉफी। वो पाउडर्ड कॉफी रिटेल मार्केट में बिकते हैं, जो हम लोग घर में यूज करते हैं वो मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इंस्टेंट कॉफी यूज करते हैं, तो इंस्टेंट कॉफी सेकंड केस में आएगा। जो स्टारबक्स वगैरह बड़े बड़े जो कॉफी चेन्स यूज करते हैं है ना, वो क्या करते हैं, वो ग्रोन एंड क्योर्ड कॉफी परचेस करते हैं। उनके पास अलग से कॉफी के मशीन्स होते हैं रोस्टिंग करने के लिए, ग्राउंडिंग करने के लिए, उनका अलग फ्लेवर आता है। इसलिए इसलिए घर में जो कॉफी बनती है उसका टेस्ट बहुत अलग आता है मार्केट की कॉफी के कंपैरिजन में। ठीक है, इसलिए उनका प्राइस भी बहुत ज्यादा होता है, राइट। अच्छा, घर में अगर आपको करना है फर्स्ट प्रोसेस है तो आपके पास अलग से कॉफी का मशीन चाहिए होता है। बहुत सारे मार्केट में बहुत महंगे महंगे मशीन्स मिलते हैं, जो बहुत ही कॉफी के फैंस है वो घर में उसको रोस्ट करके फिर उसको फिल्टर करके पीते हैं। सो अगेन अपने अपने शौक है। तो 75-25 16-40 आपको क्रक समझ में आया मैं जो बताने की आपको कोशिश कर रहा हूं, राइट। चलो बच्चों, एंड लास्ट केस देख लो अच्छे से, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ टी ग्रोन एंड मैन्युफैक्चर्ड बाय सर इंडिया। मैं जो अभी बोल रहा हूं पहले एक बात को सुन लो, बिकॉज दिस विल हेल्प यू इन लर्निंग द परसेंटेज। टी के केस में सबसे ज्यादा कमर्शियल एक्टिविटी होता है, क्योंकि टी के केस में जो इनिशियल जो प्लांट से जो प्लग किया आपने और जो एंड जो पैकेट में मिल रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। वाई? बिकॉज इसमें बहुत सारे केमिकल वगैरह ऐड किए जाते हैं। आप देखोगे बहुत बार कुछ कुछ मार्केट में जो ब्रांड्स बिकते हैं चाय पत्ती के, उनमें इतना आर्टिफिशियल कलर होता है जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कलर दिखता है चाय का। जब हम लोग उसको घर पे बनाते हैं तो उसमें बहुत प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। दैट्स द रीजन यहाँ पे 60% ही एग्रीकल्चर है एंड 40% इज बिजनेस इनकम। इफ यू वांट टू राइट द लॉजिक देयर, यू शुड राइट, वहां पे लिख सकते हो आप। क्या लिखना चाहिए? टी के पूरे प्रोसेस में बहुत कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। नहीं, इट इज स्टिल राइस। यहां पे क्या होगा पता है, यहाँ पे टी का जो सैपलिंग है, जो प्लांट है, और टी का जो एंड प्रोडक्ट है उसका नाम अलग हो रहा है, दोनों का नाम चेंज हो गया, कैरेक्टर चेंज हो गया यहाँ पे। दैट इज द मेन प्रॉब्लम हियर। समझा गया? अरे बोलो, समझा गया सबको? जो चीज का फॉर्म नेचर चेंज हो रहा है, यस, उस पर टैक्स लगेंगे। बट हियर व्हाट इज हैपनिंग इज, यहाँ पे वो दोनों काम कर रहा है, वो ग्रो भी कर रहा है खुद झाड़ को और आगे प्रोसेस भी कर रहा है, इसलिए परसेंटेज इन्होंने दिया है। मोस्ट ऑफ द केसेस में पूरा वैल्यू चेन नहीं संभालता है कोई भी पर्सन, अदरवाइज वो बिजनेस सस्टेन ही नहीं होता है। टील गार्लिक इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट फ्रॉम गार्लिक, दोनों का अलग नाम भी है, नेचर चेंज हो रहा है। क्वेश्चंस रेज किए जा सकते हैं ऑफ कोर्स, अगर वो सेम प्रोसेस कर रहा है तो इन दैट केस कैसे बाइफरकेशन करना है वो भी हम लोग एक क्वेश्चन में सीखेंगे। ठीक है। अच्छा बच्चों, बेसिक चीजें आपको 7A 7B और 8 ये तीन रूल्स में समझ में आई क्या? परसेंटेज क्यों दी है? बिकॉज यहाँ पे कुछ एग्रीकल्चर का पार्ट है और कुछ प्रॉपर बिजनेस का पार्ट है, इसलिए ऑलरेडी पहले से परसेंटेज इन्होंने दे के क्लैरिफाई किया है। आई होप दिस इज क्लियर बच्चों, सबको समझ में आएगा यहां तक? बोलो। अच्छा, अभी काम करते हैं, अभी पूरा चार्ट हुआ नहीं वैसे, बट आई थिंक एक क्वेश्चन ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे। सभी लोग आ जाओ। राइट, कैन यू कम टू इलस्ट्रेशन नंबर 2? एकदम इजी है। आ जाओ इलस्ट्रेशन 2 में आ जाओ। Mr. C manufactures latex from rubber plants grown by him in India. These are then sold in market for 30 lakh. ठीक है? The cost of growing rubber plants is 10 lakh and that of manufacturing latex is 8 lakh. Compute his total income. बताओ क्या आएगा?
टोटल इनकम निकालो और इनकम निकालने के बाद बताओ इसका एग्जैक्टली क्या करना है। हाँ, पहले इनकम निकालो फिर इनकम का बाइफरकेशन करना है। इनकम कितना है इसका? 12 लाख का इनकम है। 12 लाख को क्या करोगे आप, डिवाइड कैसे करोगे? यहां पे जो रेशियो लिखा है आप वो रेशियो को रेस्पेक्ट करो। रेशियो क्या लिखा है, ऊपर लिखा है ना, 65 and 35, है ना? देख लो, फिर से रिपीट करके बता रहा हूं बच्चों, एकदम इजी क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसके अंदर दम। क्या बोल रही है, ये सेल किया 30 लाख में, कॉस्ट कितना था? 10 लाख का इसका कॉस्ट था रबर प्लांट्स को ग्रो करने का, और मैन्युफैक्चरिंग करने का अलग से 8 लाख का खर्चा हुआ है। सो 30 लाख माइनस 10 लाख माइनस 8 लाख, प्रॉफिट कितना है? 12 लाख। ये जो 12 लाख का जो इनकम है इसका, इसको बाइफरकेट करो। अभी एग्रीकल्चर का परसेंटेज कितना दिया था? 65% और 35% नॉन एग्रीकल्चर का, तो कितना एग्जेम्प्ट हो जाएगा? 7,08,000 एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो एग्रीकल्चर इनकम है। और जो बिजनेस इनकम है वो कितना होगा? 4,20,000। अपने को टैक्स निकालने के लिए नहीं बोला है, सिर्फ इनकम निकलना, उतना ही लिख के हम लोग छोड़ने वाले हैं। ठीक है, चलो लिखो इसका आंसर। टैक्स क्रेडिट स्लैब रेट है, स्लैब रेट, यस। चलो लिखना, टोटल इनकम, टोटल इनकम total income of Mr. C, total income of Mr. C comprises of both both agricultural and non agricultural income. Agricultural and non agricultural income, full stop। नीचे लिखो अभी पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स में लिखो नंबर 1, revenue from sale of latex, revenue from sale of latex। रुपीज ऊपर लिखा है आपने, वहां लिख दो रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन लैक्स लिख दो। ठीक है, अब वहां पे नंबर में 30 लिखो, 30 lakhs हो गए वो बेसिकली। ओके, उसके नीचे लिखना नंबर 2, लेस लेस एक्सपेंसेस, लेस एक्सपेंसेस। बच्चों ये बहुत बेसिक चीज है, फिर भी बता रहा हूं। जब भी हम लोग बिजनेस का इनकम निकालते हैं, इनकम मतलब प्रॉफिट होता है, ठीक है? तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोगों को सेल्स में से सारे खर्चे माइनस करने पड़ते हैं। सो दैट्स व्हाई वी आर डिडक्टिंग द एक्सपेंसेस टू कैलकुलेट इनकम। फिर जो इनकम आया उसमें प्रॉब्लम क्या है, एग्री का भी कुछ इनकम है और नॉन एग्री का भी है, वो हम लोग बाइफरकेट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, तो अभी आपने क्या लिखा, लेस एक्सपेंसेस लिखा, अंडरलाइन करो उसको। उसमें लिखना स्मॉल ए, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट्स, कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग रबर प्लांट्स। कितने कॉलम बनाए आपने, 2 या 1? ठीक है, बाहर से माइनस कर दो सीधा, फिर 10 माइनस कर दो। स्मॉल बी, स्मॉल बी, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लेटेक्स, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ लेटेक्स कितना है? 8 लाख, माइनस कर दो, माइनस किया। उसके नीचे लिखना देयरफॉर, देयरफॉर टोटल इनकम, टोटल इनकम कितना है? 12 लाख।
उसके नीचे लिखना आउट ऑफ अबव, आउट ऑफ अबव कॉमा एग्रीकल्चरल इनकम इज इक्वल टू आउट ऑफ अबव एग्रीकल्चरल इनकम इज इक्वल टू 65%। ठीक है, कितना होगा कैलकुलेट करो, वहां कैलकुलेशन बताओ प्रॉपरली। कितना आया था आपका? 12 लाख आया था क्या? 12 लाख इंटू 65%, कितना आएगा? 7.8। 7.8। ये जो पर्टिकुलर्स में आपने पूरा कैलकुलेशन बताया है, वहां पे ब्रैकेट में लिखो रूल 7A, रूल 7A ये वाला। ओके, चलो उसके नीचे लिखना लास्ट पॉइंट, बिजनेस इनकम। बिजनेस इनकम कैलकुलेशन बताओ पूरा, 12 लाख इंटू 35%। 4,20,000। प्लीज राइट डाउन द कंक्लूजन, लास्ट में एक लाइन में कंक्लूड करो, एग्री इनकम इतना है, बिजनेस इनकम इतना है, असेसी का नाम लिखो और कंक्लूजन लिख दो। चलो किया क्या? बोलो, सबने किया क्या? किस पे? हाँ, अगर और कुछ इनकम नहीं है और सिर्फ इतना ही लिखा है तो यू कैन क्लेम रिबेट। यस, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है वो। अच्छा बच्चों, एक चीज और क्लैरिफाई करूंगा, जो इनकम एग्जम्प्ट है उसको ग्रॉस टोटल इनकम में कंसिडर भी नहीं करते हैं। वो इनकम एग्जम्प्ट है मतलब उस पर टैक्स नहीं लग रहा है। कैन यू टेल मी, ये क्वेश्चन में इतना ही दिया है तो व्हाट वुड बी योर ग्रॉस टोटल इनकम? ओनली 4.2 लाख, तो रिबेट मिल जाएगा फिर, सिर्फ इतना ही दिया है तो, और इवेंचुअली टैक्स जीरो हो जाएगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके, वेरी गुड। बच्चों अपने मेन चार्ट पे हो, ये चार्ट को कंप्लीट करना बाकी है अभी तक। देख लो, ऑलमोस्ट मैंने 2 पॉइंट्स बता दिए, लास्ट एक पॉइंट बाकी है और थोड़ा सा ये ट्रिकी वाला पार्ट है। ये देखो, सभी लोग यहां पूरा ध्यान दो। अभी तक मैंने आपको क्या बताया? एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है। इसमें मेन चीज हमने क्या डिस्कस की है? अगर कोई पर्सन क्या कर रहा है, 3 कंडीशंस याद है क्या? बताओ ना, 3 कंडीशंस कौन से है? या तो आपको रेंट मिला है, या तो आपको रेवेन्यू मिला है, ठीक है। कहां से मिला है? लैंड से मिला है, और ये लैंड कहां होना चाहिए? इन इंडिया होना चाहिए। एंड लास्ट, एग्रीकल्चरल पर्पस होना चाहिए। ओके, ये 3 कंडीशंस को अभी तक हमने डिस्कस किया है डिटेल में। या तो आपको रेंट मिला है, या तो आपको रेवेन्यू मिला है, ठीक है। लैंड से, इंडिया में लैंड होना चाहिए और एग्रीकल्चर पर्पस होना चाहिए। एग्रीकल्चर पर्पस मतलब क्या होगा? या तो आपने कुछ बेसिक ऑपरेशंस किए, या आपने कुछ सब्सिक्वेंट ऑपरेशंस किए, या तो फिर आपने और कुछ प्रोसेस वगैरह किया। बट ये प्रोसेस करने की वजह से चीज का नेचर चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो ये सब आप एग्रीकल्चरल इनकम में लाओगे। दैट्स इट, इतना ही समझा है अभी तक, ब्रॉडली शॉर्ट में बता रहा हूं, समरी बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, अब बच्चों क्या होता है, एक और केस है फार्म बिल्डिंग का, न्यू केस, फार्म बिल्डिंग। आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत बार ये सपोज एक जगह है और इस जगह पे प्रॉपर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हो रहे हैं, ठीक है। और इस जगह पे बहुत कुछ प्रोड्यूस, ग्रो किया जा रहा है। ओके, अच्छा बच्चों, एक मैं आपको पहले एक डेटा बताता हूं। ओके, मतलब डेटा मतलब बेसिकली एक
बेसिक चीज है वैसे ये, इंडिया में बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इंडिया में बहुत सारा अनाज ग्रो होने के बाद खराब हो जाता है। व्हाट इज द मोस्ट पॉसिबल रीजन फॉर दिस? हाँ, ट्रांसपोर्टेशन, बारिश। सबसे मेन स्टोरेज का इशू है। मेजर रीजन कि अपने कंट्री में क्रॉप ग्रो होने के बाद खराब हो रहा है। क्रॉप ग्रो होने के पहले तो प्रॉब्लम्स बहुत सारे आते हैं। इमेजिन फार्मर ने बहुत मेहनत करके सब कुछ अच्छे से ग्रो कर लिया, वो क्रॉप ग्रो होने के बाद खराब हो रहा है ना? ठीक है, बीच में कोर्ट ऑफ लॉ ने बहुत ऑर्डर भी दिया था कि अगर सपोज क्रॉप इतना ही खराब हो रहा है तो लोगों को, गरीब लोगों को फ्री में दे दो। इंडिया में पॉवर्टी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो सॉल्व हो जाएगा। नाउ अंडरस्टैंड मैं क्या बता रहा हूं। देखो, एग्रीकल्चर में सबसे चैलेंजिंग चीज क्या है? क्रॉप को ग्रो करना तो चैलेंजिंग है, बट आफ्टर स्टोरी इज ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग। क्रॉप ग्रो होने के बाद, प्रोड्यूस होने के बाद उसको स्टोर करने के लिए जगह लगती है। ठीक है, नाउ अंडरस्टैंड, सपोज ये जो जगह है इसको चिपक के नजदीक में एक फार्म बिल्डिंग है। ठीक है, नाउ बिल्डिंग कुड बी एनीथिंग। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो एक गोडाउन जैसा कुछ बनाया स्ट्रक्चर या कोई बिल्डिंग प्रॉपर है, और इस बिल्डिंग में वो अपना प्रोड्यूस क्या कर रहा है? स्टोर कर रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सोचो, ये जो पूरी जगह है प्लस ये जो बिल्डिंग जिसकी है, आपको क्या लगता है ये जगह से रेंट अगर सपोज किसी को मिल रहा है, इस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया अगर मैंने जगह को किराए पे दिया है और वो जगह पे एग्रीकल्चरल एक्टिविटी कोई फार्मर कर रहा है, तो मेरा जो रेंटल इनकम है दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स बिकॉज दैट इज ऑल्सो एग्रीकल्चर इनकम। बट अभी क्वेश्चन दूसरा है। क्वेश्चन ये है कि जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जिस जगह पे हो रहे थे उसको चिपक के जो फार्म बिल्डिंग मैंने किराए पे दिया है, इस फार्म बिल्डिंग से जो मेरे को रेंट मिल रहा है, यहां तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, ये तो सिर्फ स्टोरेज के लिए। सो व्हाट अबाउट दिस फार्म बिल्डिंग? इससे जो मेरे को रेंट मिल रहा है उसका क्या? उस पर टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? बच्चों, फार्म बिल्डिंग जिस जो स्टोरेज पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दिस इज वेरी मच एसेंशियल फॉर द पर्पस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का स्टोरेज, है ना? इसलिए फार्म बिल्डिंग को अलग से एक हेड उन्होंने इंसर्ट करके उसको भी एग्जाम किया है। बट उसके कुछ कंडीशंस है, खतरनाक वाली कंडीशंस है। देख लो, आ जाओ। इनकम फ्रॉम फार्म बिल्डिंग सेपरेट ब्रांच है। ओके, तो फार्म बिल्डिंग के लिए क्या बोल रहा है? बिल्डिंग शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ विसिनिटी? नजदीक पास एरिया में होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो एग्रीकल्चरल जो एक्टिविटी जिस जगह पे हुआ है वहां से 5-6 किलोमीटर दूर कहीं आपने कोई और फार्म हाउस वगैरह बनाया और वहां पे आपने उसको रेंट पे दे दिया, वो नहीं चलेगा। चिपक के होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा है विसिनिटी में होना चाहिए? देखो भाई, आपका ये गवर्नमेंट इस इतना दिलदार क्यों बन रही बताए? बिकॉज एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जिधर हो रहे हैं ना, यहां से फार्मर ने क्या किया, कन्वीनियंस के लिए यहां पे फार्म बिल्डिंग को भी रेंट पे ले लिया, क्योंकि उसको स्टोर करना भी जरूरी है। और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का शेल्फ लाइफ कम होता है यार, है ना? तो उसको प्रोड्यूस करके स्टोर करना बहुत जरूरी है। तो ये दोनों जो है ना, इसमें कुछ कनेक्शन चाहिए। आपने सिर्फ एक इंडिविजुअल सोलो फार्म बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, वो नहीं चलेगा। आप ऐसी कोई जगह से चिपक के आपका फार्म बिल्डिंग होना चाहिए जहां पे मेन आपका एग्रीकल्चरल एक्टिविटी हो रहा था। ठीक है, दैट्स व्हाई क्या बोल रहा है, फार्म बिल्डिंग शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ लैंड। ये कंडीशन मीट होना जरूरी है। आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आया क्या? ठीक है, क्योंकि उसका कनेक्शन ही वही है कि वो एग्रीकल्चरल जो पर्पस है उसको सर्व कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है उसको फार्म बिल्डिंग। नेक्स्ट, receiver of rent or revenue or receiver of rent in kind is using it as a dwelling house or storehouse. Very important बच्चों, what is meaning of dwelling house और storehouse? सोचो और सोच के आंसर करो, गड़बड़ मत करना। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बताओ, एक चीज क्लियर करता हूं, फार्म बिल्डिंग से आपका एग्रीकल्चर इनकम कब होगा? इफ यू आर मीटिंग दीज 3 कंडीशंस। ये एंड अगर नहीं लिखा है तो आप यहां ऐड करना चाहिए, एंड लिखो। ड्वेलिंग क्या होता है? व्हाट इज मीनिंग ऑफ द वर्ड ड्वेलिंग? ये बताओ। ड्वेलिंग मतलब रहना। सुनो अच्छे से, मैं क्या बता रहा हूं, एवरीवन लिसन। कौन रहेगा यहां पे? फार्मर खुद रहेगा ऑब्वियसली। दिन भर काम कर रहा है खेत पे, और वो जो फार्म हाउस है उसमें वो खुद रह रहा है। कन्वीनियंट है ना बहुत, कि जगह और उसका जो रहने की जगह है वो नजदीक है। तो वो फार्मर क्या कर रहा है, फार्मर ने जो जगह का मालिक था, कौन सी जगह? एग्रीकल्चरल लैंड भी, और दूसरा जो ड्वेलिंग हाउस, ये जो फार्म हाउस जो है,
दोनों को वो क्या कर रहा है, किराए पे लेता है। देख लो अगेन, सुनो क्या बताया मैंने, ये जो आपकी एग्रीकल्चरल जगह है, इससे नजदीक में क्या है, इसको चिपक के एक फार्म बिल्डिंग है। फार्म बिल्डिंग, फार्म बिल्डिंग को आप एग्जेम्प्ट कब करोगे इससे, जो अभी आपको रेंटल इनकम मिल रहा है। पहली चीज, फार्म बिल्डिंग इसको चिपक के होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। विसिनिटी में होना चाहिए, व्हाट इज मीनिंग ऑफ विसिनिटी, चिपक के होना चाहिए, बहुत दूर नहीं चलेगा। सेकंड कंडीशन ये बोल रहा है कि फार्म बिल्डिंग को यूज कौन से पर्पस के लिए करना है, दो पर्पस, या तो फार्मर वहां पे रह रहा है उसको बोलते हैं ड्वेलिंग, ठीक है, नहीं तो फार्मर ने जो उगाया है अनाज उसको वो वहां पे स्टोर करा है, या तो स्टोर हाउस बोल के यूज करो, नहीं तो ड्वेलिंग बोल के यूज करो। मैं बताऊं आपको ये ऐसा लिखना जरूरी क्यों है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सुनना अच्छे से, देयर आर मेनी पीपल जो बहुत दूर कहीं गांव में जाके क्या करते हैं बताएं, वहां पे फार्म हाउस बनाते हैं, और फार्म हाउस खुद के एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज करते हैं, और उसको बोलते हैं फार्म बिल्डिंग है और हमें एग्जाम कर दो। नहीं चलेगा भाई, कैसे एग्जाम कर दे आपको, एग्रीकल्चर से कुछ कनेक्शन ही नहीं है उसका। दैट्स वे कंडीशन लिखा है कि अगर आपका कोई फार्म बिल्डिंग है और अगर आपको वहां से किराया मिल रहा है, वो एग्जाम तभी होगा एग्रीकल्चर इनकम बोल के, अगर वहां पे कोई फार्मर रह रहा है या फिर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर हो रहा है। समझ में आया क्या, ठीक है। ये एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपने खुद यूज किया, दैट इज नॉट एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इज इट क्लियर, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, सुनो अच्छे से। अभी देयर मेनी फ्रेंड्स ऑफ माइन जो क्या करते हैं, बहुत इन्वेस्टमेंट करके एक फार्म हाउस बना दिया, और फार्म हाउस को रेंट पे दे रहे लोगों को, लोग आते हैं वहां पे एक दो दिन का किराया देते हैं, तो दिस रेंटल इनकम इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम यार। क्यों, क्योंकि वो ड्वेलिंग या स्टोर हाउस बोल के यूज नहीं हो रहा है, मतलब लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए यूज हो रहा है। समझ में आई बात आपको, राइट। सो वहां आपको लिखना है, आप लिख सकते हो ड्वेलिंग और स्टोर हाउस एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस, यहां लिख सकते हो एंड नॉट फॉर एनी अदर पर्पस। हाँ तो आपको, आप वो रीजन बोल के आप ले सकते हो बेनिफिट, डेफिनेटली। ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ बट ये पर्पस होना चाहिए, ड्वेलिंग और स्टोर हाउस, चलेगा कोई प्रॉब्लम नहीं। बट वहां पे ड्वेलिंग के लिए यूज करो उसको, फार्मर खुद रहना चाहिए वहां पे, फार्मर के ड्वेलिंग के लिए, वो मेन लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है। इफ यू डूइंग इट दैट वे, असेसिंग ऑफिसर अलाउ नहीं करेगा वो, वही तो बोल रहा हूं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ओनली दिस पर्पस शुड बी देयर, ठीक है। वो अलाउ ही नहीं करेगा असेसिंग ऑफिसर, उसके अलावा कुछ और पर्पस है तो। अच्छा बच्चों, ये दो कंडीशन समझे क्या, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो थर्ड कंडीशन है उस पर ध्यान दो, यहां पे मुन्ना ध्यान दो। अब देख लो यहां क्या लिखा है, लैंड इज असेस टू लैंड रेवेन्यू और इट इज अ रूरल लैंड। बच्चों यहां पे वो रूरल वर्ड लिखा है जो मैंने आपको कल समझाया था, कल बताया ना मैंने आपको, अर्बन रूरल, जो अर्बन नहीं वो रूरल रहेगा। सुनो अच्छे से एवरीवन, तीन कंडीशंस रिपीट कर रहा हूं, बहुत इजी है, फिर इसे बता रहा हूं अच्छे से। बच्चों हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करें, फार्म बिल्डिंग। एवरीवन प्लीज लिसन, फार्म बिल्डिंग जो होता है उस पर बहुत कंफ्यूजन है, क्योंकि बहुत लोग इसको मिसयूज कर सकते हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। लोग क्या कर सकते हैं, फार्म हाउस बना के उसको किराए पे देख के बोल सकते हैं एग्रीकल्चर इनकम है, हमें टैक्स नहीं भरना है, नहीं चलेगा। ये क्या बोल रहा है, अगर फार्म बिल्डिंग के तीन कंडीशंस आप मीट करते हो, देन कॉन्ग्रेचुलेशन, ये एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा। तीन कंडीशंस क्या है, फार्म बिल्डिंग इंडिपेंडेंट बिल्डिंग नहीं चलेगा, फार्म बिल्डिंग एग्रीकल्चर जगह के विसिटी में होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, फार्म बिल्डिंग को सिर्फ कौन से पर्पस के लिए यूज करो, या तो स्टोर हाउस या तो ड्वेलिंग पर्पस के लिए। ड्वेलिंग मतलब किसके ड्वेलिंग के लिए, ऑब्वियसली फार्मर रह रहा है वहां पे, ठीक है। एंड थर्ड कंडीशन, वो जगह कहां होना चाहिए, वो जगह ऐसी जगह पे होना चाहिए आपका फार्म बिल्डिंग विच इज असेस टू लैंड रेवेन्यू। ये फर्स्ट सेंटेंस का मीनिंग बता रहा हूं, अगर अभी आपने क्लास में ध्यान नहीं दिया तो आप इसको सिर्फ रट्टा मारने वाले हो, सच्ची बोल रहा हूं। सुनो, लैंड रेवेन्यू का मीनिंग क्या होगा, कोई गेस करेगा। दूर दूर तक भी ऐसा नहीं है। लैंड रेवेन्यू मतलब, रेवेन्यू का मतलब होता है टैक्स, जमीन पे टैक्स लग रहा है, जमीन पे टैक्स लग रहा है। बट बच्चों लैंड रेवेन्यू का थोड़ा डीप मीनिंग है, मेरी बात को सुनना एकदम अच्छे से केयरफुली। बच्चों ब्रॉडली ब्रॉडली क्या होता है, आपकी अर्बन लैंड है,
और आपकी रूरल लैंड है, ठीक है। रूरल लैंड पे टैक्सेशन अलग होता है, अर्बन लैंड पे अलग होता है। एक जनरल आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, ओनली टू सेट द टोन फॉर द लाइन, जो थर्ड लाइन लिखा है, जो थर्ड पॉइंट है ना। ध्यान से सुनना क्या बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट अगर एकदम अच्छे से क्लियर करना है तो ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं करना है, ऐसे ही पढ़ना है टाइम पास करके, तो आप इग्नोर कर सकते हो इसको, बिकॉज इतना इंपॉर्टेंट नहीं सच में। आ जाओ, अर्बन और रूरल लैंड। जो अर्बन लैंड होता है ना बच्चों, यहां पे म्युनिसिपैलिटी होती है, और म्युनिसिपैलिटी एक लोकल गवर्नमेंट है, वो टैक्स लगाती है अगर म्युनिसिपैलिटी के एरिया में कोई जमीन है तो। म्युनिसिपैलिटी छोड़ती नहीं भाई। नांदेड़ में अगर कोई जगह है तो उस जगह पे टैक्स कौन कलेक्ट करेगा? म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपल टैक्सेशन हम लोग को पे करना पड़ता है, राइट। म्युनिसिपैलिटी का पूरा कंट्रोल होता है उस पर, ठीक है। बट इमेजिन करो रूरल लैंड है। रूरल लैंड मतलब वहां पे म्युनिसिपैलिटी का कुछ कंट्रोल ही नहीं है, और म्युनिसिपैलिटी जहां नहीं है वहां पे टैक्स ऐसा नहीं कि कलेक्ट नहीं होगा, वहां टैक्स कलेक्ट होगा, बट स्टेट गवर्नमेंट लेती है। कौन लेती है? और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं लैंड रेवेन्यू। क्या बोलते हैं? नो, लैंड रेवेन्यू इज द टर्म यूज्ड व्हेन स्टेट गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स ऑन दैट लैंड। देख लो एक बार, 2 मिनट सुन लो अच्छे से, लिखने का टाइम दूंगा बिकॉज अभी टाइम अपना ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, मैं और नेक्स्ट पॉइंट नहीं बता रहा हूं। क्या बताया मैंने, एक बार वापस अच्छे से इस चीज को हजम करो। क्या बोल रहा हूं? 2 टाइप की जगह, रूरल, अर्बन। जो अर्बन लैंड होती है उस पर टैक्स कलेक्ट कौन करता है? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब म्युनिसिपैलिटी। बट जो रूरल लैंड है जहां पे म्युनिसिपैलिटी का कुछ कंट्रोल नहीं होता है, उस जगह पे टैक्स कलेक्ट कौन करता है? स्टेट गवर्नमेंट लॉज बना के कलेक्ट करती है ना। तो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट मतलब प्रॉपर स्टेट गवर्नमेंट की बात चल रही है, ठीक है। इसको बोलते हैं, ये जो टैक्स कलेक्ट किया जा रहा है इसको क्या बोलते हैं? लैंड रेवेन्यू। देखो तीसरा कंडीशन क्या है, वो जो फार्म बिल्डिंग है, वो फार्म बिल्डिंग किधर होना चाहिए? वो ऐसे जगह पे होना चाहिए विच इज असेस टू लैंड रेवेन्यू। असेस टू लैंड रेवेन्यू मतलब इनडायरेक्टली क्या मीनिंग हो गया? रूरल लैंड। क्योंकि मोस्टली लैंड रेवेन्यू जो गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, लैंड रेवेन्यू जो टैक्सेस, वो रूरल लैंड की बात चल रही है ना। अच्छा, और नहीं तो इट इज अ रूरल लैंड, मतलब प्रॉपर रूरल लैंड में अगर आ गया, या तो वो, या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट वहां पे टैक्स लगा रही है जहां पे म्युनिसिपैलिटी नहीं, या तो वो बेसिकली ये शहर के बाहर की जगह को ही ये डिस्कस कर रहा है। सिटी के बीच में अगर आपने फार्म बिल्डिंग खड़ा कर दिया, ऊपर के 2 कंडीशंस मीट भी हो रहे हैं, तो भी आपको एग्जामिनेशन नहीं मिलने वाला है, बिकॉज थर्ड कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो फार्म बिल्डिंग है वो या तो कहीं गांव में है, रूरल लैंड में, या तो एक ऐसी जगह पे है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल करके वहां पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, म्युनिसिपैलिटी के कंट्रोल के बाहर है। समझ में आया? यहां पे एक वर्ड लिखा है रूरल लैंड। कैन यू एक्सप्लेन रूरल लैंड क्या होता है? रूरल लैंड के लिए सर आपने जो कल बताया था अर्बन लैंड, वो क्या है वो याद दिला रहा हूं। देख लो, मैं आपको अर्बन लैंड याद है? बताओ अर्बन लैंड। 2 कंडीशंस मीट होने पे अर्बन लैंड बोलते हैं, या तो म्युनिसिपैलिटी या तो कैंटोनमेंट बोर्ड, ठीक है। एंड उस जगह का पॉपुलेशन 10,000 से ज्यादा है। ये 2 कंडीशंस मीट होने पे क्या होगा? अर्बन लैंड होगा। बट इन्होंने क्या बोला, अर्बन लैंड अगर कोई है ये 2 कंडीशंस मीट होने पे, तो जो म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है उससे हम लोग 2 किलोमीटर का शॉर्टेस्ट एरियल डिस्टेंस भी अर्बन लैंड ही होगा। बताया था क्या? ठीक है। अच्छा, कैन यू टेल मी, जो लॉजिक मैंने आपको बताया था, 10,000 से ऊपर 1 लाख तक जो जगह का पॉपुलेशन है, ऐसे एरिया में हम लोग 2 किलोमीटर के एरिया को कवर कर रहे हैं। 10,000 से 1 लाख 2 किलोमीटर, 10,000 से ऊपर 1 लाख तक 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, और बच्चों 1 लाख से ज्यादा 10 लाख तक पॉपुलेशन है तो 6 किलोमीटर, और 10 लाख से भी ज्यादा पॉपुलेशन है तो 8 किलोमीटर है। ये पूरा एरिया क्या हो गया? अर्बन। और इसकी भी और बाहर कोई जगह है तो रूरल। इज इट इजी? ठीक है। देख लो 3 कंडीशंस क्या है फार्म बिल्डिंग को एग्जाम करने के लिए। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्या है? फार्म बिल्डिंग एग्रीकल्चर से जगह के विसिनिटी में होना चाहिए। सेकंड, उसका पर्पस 2 ही होना चाहिए, या तो रहने के लिए या तो स्टोर हाउस के लिए। एंड थर्ड, वो जगह ऐसी जगह होना चाहिए जो या तो रूरल लैंड है प्रॉपर, या तो फिर वहां पे लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जा रहा है, असेस टू लैंड रेवेन्यू। नाउ इफ यू वांट टू राइट देयर लैंड रेवेन्यू का मतलब प्लीज लिखो ये वाला पॉइंट जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। लैंड रेवेन्यू क्या होता है? लैंड रेवेन्यू मतलब कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है?
स्टेट गवर्नमेंट यहां लिख सकते हो आप। अर्बन पे म्युनिसिपैलिटी टैक्सेस लेती है और रूरल पे स्टेट गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करती है। स्टेट गवर्नमेंट लेती है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है, म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं होते, म्युनिसिपल टैक्सेस नहीं। नहीं, म्युनिसिपल टैक्सेस होते हैं, उसको म्युनिसिपल टैक्सेस बोलते हैं उसको नॉर्मली। हाँ, दिस कैन बी डिस्कस्ड असेसिंग ऑफिसर के साथ, आप कन्विंस कर सकते हो उसको कि हमने इतना इतना ऐसे यूज किया है। बट आइडियली क्या होता है, असेसिंग ऑफिसर उसको डिनाई करेगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। क्यों? क्योंकि अगर आपको इतना ही उसको बाइफरकेट कर रहे हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट। बेटर थिंग टू डू इज मेक टू सेपरेट बिल्डिंग्स जहां पे बाइफरकेशन इजी होगा। नहीं, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इट शुड स्ट्रिक्टली बी यूज ओनली फॉर दीज टू पर्पसेस। ये दो पर्पस के लिए यूज होना चाहिए। लिखा सबने? अरे बोलो, 2 मिनट रुक जाओ बच्चों, पूरे 7 मिनट बाकी है। सिर्फ समरी बता रहा हूं मैं, और कुछ नहीं कर रहा हूं, ठीक है? ध्यान दो बच्चों। एग्रीकल्चरल इनकम, मैंने अभी फार्म बिल्डिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर किया। कैन यू टेल मी फार्म बिल्डिंग के लिए 3 कंडीशंस क्या है? बताओ। फार्म बिल्डिंग शुड बी इन द इमीडिएट विसिनिटी ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। सेकेंड, वो फार्म बिल्डिंग को 2 ही पर्पज के लिए यूज करो, ड्वेलिंग हाउस, स्टोर हाउस। और वो फार्म बिल्डिंग कौन सी जगह पे होना चाहिए? या तो प्रॉपर रूरल लैंड है, या तो फिर ऐसी कोई जगह है जहां पे स्टेट गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है। मोस्टली स्टेट गवर्नमेंट लैंड रेवेन्यू कहां कलेक्ट करती है? जहां पे म्युनिसिपैलिटी का कंट्रोल नहीं है, जहां पे म्युनिसिपैलिटी का कंट्रोल नहीं है। अंडरस्टूड? बोलो, सबको समझा क्या? ठीक है। अच्छा, ये बता सकते हो आपको आप लोग, लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू एंड रूरल लैंड, दोनों में क्या फर्क है? सोच के बताना। आई एम गिविंग यू सम टाइम टू थिंक। हाँ, तो मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जितना भी रूरल लैंड होगा और लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू, दोनों भी सेम ही होगा ना यार? नॉट नेसेसरी, कैसे वो बताओ? बच्चों ये देख लो, सपोज एक अर्बन लैंड है, मेरे मेरे बात को ध्यान से सुनो बच्चों। अर्बन लैंड है, इस जगह का पॉपुलेशन है से 15,000, सिर्फ 15,000 लोग रहते हैं। तो ये जो अर्बन लैंड है, ये जो म्युनिसिपैलिटी का जो एरिया है, इससे 2 किलोमीटर विसिनिटी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये भी अर्बन लैंड है क्या? बट बच्चों पॉइंट बता रहा हूं, इस जगह को कौन असेस करता है बता? यहां तो म्युनिसिपैलिटी नहीं है, यहां म्युनिसिपैलिटी है नहीं है। 2 किलोमीटर के एरिया में म्युनिसिपैलिटी होती है क्या? नहीं, यहां पे म्युनिसिपैलिटी का एरिया खत्म हो चुका है, ठीक है? दिस इज म्युनिसिपैलिटी का एरिया, ठीक है? ये जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, हम लोग उसको बोल तो रहे अर्बन लैंड, बट दिस लैंड कैन बी असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू क्यों आएगा? म्युनिसिपैलिटी नहीं है, हम लोग टैक्स लेंगे, गवर्नमेंट बोल सकती है। तो ये वाली जगह पे भी अगर आपका फार्म हाउस है तो भी चलेगा, क्योंकि 2 में से एक कंडीशन मीट हो रहा है, या तो लैंड इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू और इट इज अ रूरल लैंड। नाउ दिस इज नॉट अ रूरल लैंड बिकॉज 2 किलोमीटर एरिया में आ रहा है, बट दिस इज असेस्ड टू लैंड रेवेन्यू क्योंकि वहां पे म्युनिसिपैलिटी नहीं होने की वजह से स्टेट गवर्नमेंट आके टैक्स मांग रही है। म्युनिसिपैलिटी कैसे मांगेगी? नहीं, म्युनिसिपैलिटी के एरिया के बाहर है, हम लोग उसको डिफाइन करें जबरदस्ती अर्बन एरिया, बट म्युनिसिपैलिटी का एरिया कंट्रोल नहीं है वहां पे। वो एरिया पे, वो जो ग्रे एरिया, वहां पे फिर गवर्नमेंट टैक्स मांगेगी। समझा क्या? इतना डिटेल में बच्चों दिमाग ज्यादा लगाओ मत। 3 कंडीशंस मैंने बता दिए, इसको सिंपल रखो यार, जितना सिंपल रखेंगे उतना बेटर। एक्स्ट्रा मैंने बता दिया डीप में, बट ठीक है बच्चों। विल स्टॉप हियर क्या? बहुत रेयरली होता है ऐसा यार, पॉसिबल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं तो असेसिंग ऑफिसर उसके हिसाब से असेस करेगा उसको।